अब हम लोग संपोषित विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक और पक्ष की चर्चा करते हैं कि इसे कैसे मेज़र किया जाए, इसको कैसे नापा जाए, हाउ टू मेज़र सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके कई तरीके विद्वानों ने सुझाए हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक पहला उपाय तो ये है, पहले जिसकी चर्चा हो चुकी है, कि गरीबी जो है, पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर। तो अगर गरीबी को आधार बनाया जाए तो पहला जो इसको नापने का एक उपाय होना चाहिए वो है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये हमारे अर्थशास्त्री आपको बताएंगे। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सारे मुद्दे आते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो ये देखा गया है, अनुभव किया गया है पूरी दुनिया में कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है और फिर धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं उसकी दूर होने लगती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं, और फिर वो समाज, वो समुदाय और वो प्रदेश धीरे धीरे प्रगति की राह पर चल पड़ता है। दूसरा जो है इसको नापने का तरीका है वो शिक्षा है। शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, लोगों की सोच बदलती जाती है और उनमें सकारात्मक बातें आने लगती हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आता है और धीरे 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 वो एक जागरूक नागरिक भी बन जाता है। और ये जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना गया है। तीसरा जो बिंदु है वो है स्वास्थ्य की सुविधा में बढ़ोतरी। लोग हमारे देश में, आप लोगों ने अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उन्होंने कहा था कि अगर दो काम किया जाए सरकारों के द्वारा, शासन के द्वारा, तो विकास खुद ब खुद होने लगेगा। उन्होंने कहा था विकास दो पहिए पर टिका हुआ है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो तीसरा जो बिंदु है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि, और इसके लिए छोटे छोटे स्तर पर, जिले से निचले स्तर पर, तहसील में, ब्लॉक में, और अगर संभव हो तो ग्राम पंचायत स्तर पर औषधालयों की श्रृंखला का निर्माण किया जाए। और आप लोगों ने सुना होगा PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, BHC, उसके नीचे आता है बेसिक हेल्थ सेंटर। ये बिल्कुल छोटे छोटे गांव में बने रहते हैं। आजकल तो आशा दीदी भी की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे गांव में, जिसे कहते हैं मेडिकेयर फैसिलिटीज़, इसकी सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। अभी भी प्रति व्यक्ति डॉक्टर, प्रति व्यक्ति बेड, जो बीमार पर जो शैय्या, बीमार होने पर जो शैय्या जिस पर पेशेंट को रखा जाता है, उसकी उपलब्धि अभी भी कम है। पर कैपिटा डॉक्टर, पर कैपिटा नर्स जो है, इनकी संख्या कम है। तो जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का है उसमें भी विकास होता जाता है। या कह सकते हैं इसको दूसरी तरफ से कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे विकास भी बढ़ता जाता है और हमारा पर्यावरण भी बेहतर होता जाता है। फिर इसको नापने का जो अगला बिंदु है वो है स्वच्छता। आजकल स्वच्छता पर काफ़ी बल दिया जा रहा है पिछले विगत 2-4 वर्षों से, और इसके लिए घर घर में सुलभ शौचालय की स्थापना की जा रही है। आप लोगों को पता है कि शौच से ही छोटे बच्चों में पोलियो की बीमारी लगती है, और इसलिए घर में ही रहकर शौच का प्रबंध किया जाए, ये सबको अभीष्ट है। तो स्वच्छता, इसके अलावा अपने परिवेश को साफ़ सुथरा रहना। ये थूकना, आपको मालूम है कि अभी थूकने पर कोरोना के समय बैन लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने तो गुटखा के उत्पादन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लोग पान गुटखा खाकर एक ही काम करते हैं, थूकना। वो उसका स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि एक उत्पाद है। तो अगर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अगर हम गुटखा और पान पर ही प्रतिबंध लगाते हैं तो ये स्वच्छता में अपने आप बहुत वृद्धि हो जाएगी। फिर अगला जो बिंदु है वो है पेयजल सुविधा। चूँकि ये बेसिक नीड्स में आते हैं, पेयजल की सुविधा। बहुत सारे लोग अपने देश में ऐसे हैं जो अभी भी तालाब का पानी पीते हैं या पानी
की उपलब्धता जो है झीरी से लाते हैं, बहुत दूर चलकर झरने से लाते हैं, और वो पानी भी कई बार गुणवत्ता उसकी बहुत कम रहती है। सुपा बेड़ा का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, अक्सर अखबारों में रहता है कि वहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत है। तो पेयजल की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण तरह तरह की बीमारियां होती। फ्लोरोसिस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हड्डियां इससे विकृत होने लगती हैं। और गांव के गांव, जिस गांव में ऐसा पेयजल मिलता है, वो पूरा गांव का गांव और कई कई पीढ़ी इससे विकलांग पैदा होने लगते हैं। फिर अगला उपाय जो है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नापने का, वो है निर्धनता को नापना। इसमें प्रति व्यक्ति आय और निर्धनता दोनों ही जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगला बिंदु है लाइवलीहुड, जो अपने जीवन यापन के लिए व्यक्ति को काम चाहिए। अगर वो गांव में सहज रूप से उपलब्ध है, अपने आसपास में अड़ोस पड़ोस में उपलब्ध है और आराम से वो अपनी आजीविका कमा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके लिए भी शासन ने बहुत तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे बड़े प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे पहले फूड फॉर वर्क था, अब काम करते थे मजदूर, उन्हें कुछ तो पैसे दिए जाते थे और कुछ खाद्यान्न भी दिया जाता था। और ये ऐसे कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनरेगा कार्यक्रम भी इसका उदाहरण है। फिर अगला बिंदु है हाउसिंग का, घर, आवास। इंदिरा आवास योजना सबको मालूम होगा इसका नाम। फूड, देखिए आप आज के समय निर्धनों को घर घर खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। आज के समय जब कहा जा रहा है कि आप घर से नहीं निकलें, सभी को राशन दिया जा रहा है। 2-2, 3-3 महीने का मुफ्त का राशन एडवांस में ही दिया जा रहा है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो उनका कोटा है, वो एडवांस में दिया जा रहा है। फिर इसको नापने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊर्जा का उपभोग, ऊर्जा लोगों को कितनी मिल रही है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। हमारे महानगरों में भी ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग होता है। यहाँ घरों में एसी और फ्रिज और कूलर चलते रहते हैं। गांव में ऊर्जा का उपयोग कम होता है। कई घरों में तो मात्र एक बत्ती रहती है, कई जगह तो बिजली ही नहीं है। तो ऊर्जा का उपयोग जो है, इससे नापा जा सकता है विकास को। जल की प्राप्ति और कृषि, उद्योग और सेवा, अंतिम जो पॉइंट है वो, इसमें 3 पॉइंट में एक साथ बोल रहा हूँ। कृषि, उद्योग और सेवा का विकास। कृषि का विकास मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या के विकास, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 70% से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। कुछ तो सीमांत कृषक भी हैं, कुछ बड़े कृषक तो हमारे देश में नहीं है, छोटे कृषक ही अधिक हैं, मझोले कृषक बहुत थोड़े से हैं, और इस पर आश्रित भूमिहीन मजदूर बहुत सारे हैं। उद्योग धंधे को देश की रीढ़ माना जाता है, और जैसे जैसे उद्योग का विकास होता है, देश धीरे धीरे विकसित दशा में जाता है। हमारे देश में भी आज़ादी के बाद उद्योगों का काफ़ी विकास करने का प्रयास किया गया, और अभी सेवा का बहुत अधिक विकास हो रहा है। सेवा कहते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य जो न तो उद्योग से जुड़े हुए हैं न कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, अध्ययन, अध्यापन, वकालत का काम, चिकित्सक का काम, इंजीनियरिंग का काम, ये सारी सेवाएं हैं। और अब नई नई सेवाएं बहुत सारी आ गई हैं। जैसे आपने देखा, खाना खाना है, आप फ़ोन से ऑर्डर कर दीजिए आधे, और वो आपके घर आ जाती हैं। और अभी लॉकडाउन में तो कोरोना के समय बहुत सारी घर पहुंच सेवाएं मिल रही हैं। फिर अब एक और पक्ष की हम लोग बात करते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो पहला उपाय तो ये बतलाया गया कि जनसंख्या का स्थिरीकरण हो, जनसंख्या बढ़े नहीं, स्थिर रहे, और धीरे धीरे इसमें कमी हो, ये अभीष्ट है, ताकि पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी या पर्यावरण की जो कैरिंग कैपेसिटी है जो कम होती जा रही है, ये धीरे धीरे इसमें सुधार हो। और ऐसा यूरोपीय देशों में और पाश्चात्य देशों में शुरू भी हो गया है जनसंख्या का स्थिरीकरण, लेकिन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे जो निर्धन देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है खतरनाक ढंग से, और ये इसके रहते संपोषित विकास की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। दूसरा इसमें जो पक्ष है, दूसरा जो पॉइंट है, वो है पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी का होना। ये पर्यावरण
विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं और तकनीकी भी उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। हर जगह एक ही तकनीक नहीं चाहिए, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो काफ़ी सोच विचार कर, जो चूँकि तकनीकी पूंजी से जुड़ा होता है और कई बार तकनीकी का हम लोग आयात करते हैं। अगर आपने तकनीकी का विकास नहीं किया, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, या आज की दुनिया में लोग काफ़ी एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। बहुत सारी तकनीकी लोग कुछ चीन से लेता है, कोई अमेरिका से लेता है, कोई जापान से लेता है, ये सब दिन करते आए हैं। जैसे हमारा भिलाई है, आपको मालूम होगा कि भिलाई संयुक्त USSR के सहयोग से भिलाई की स्थापना की गई थी, भिलाई में प्लांट की। तो टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है कि ऊर्जा जो है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। और चौथा जो इसका पॉइंट है वो है, हमें 3 R पर काम करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। क्या रिड्यूस, क्या यानी कम करना है, क्या करना है, अपने जो चारों ओर प्रदूषण हो रहा है उसे कम करना है। अपने उपभोग को, जो अत्यधिक उपभोग हो रहा है, जैसे खाना बहुत ले लेते हैं, शादी वगैरह पार्टियों में देखते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं, तो बर्बाद नहीं करना है, रिड्यूस करना है हर चीज़। दूसरा है हमें रीयूज़ करना है चीज़ों को। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग रीफ़िल का उपयोग करते हैं, नाम ही है उसका रीफ़िल, फिर से फिल करना, भरना। लेकिन उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार उपयोग करके जब वो ख़त्म हो जाता है पेन का रीफ़िल, तो रिफ़िल भी फेंक देते हैं, और अब तो 5 रुपये का जो पेन आता है उसे भी फेंक देते हैं। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमें रीयूज़ करना स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे पुराने कपड़े का झोला बना सकते हैं, थैला बना सकते हैं, और गद्दा बना सकते हैं, अपने तकिया का कवर बना सकते हैं, धोती का। बहुत सारे दूसरे काम किए जा सकते हैं। फेंकने से पहले उसका एक और उपयोग किया जा सकता है। सजावट के सामान बनाए जा सकते हैं। आजकल स्कूलों में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का प्रोजेक्ट दिया जाता है। और तीसरा R है यहाँ पर रिसाइकिल, फिर से पुनर्चक्रण करना। जैसे घर से जो पानी गया, बाथरूम से निकला, किचन से निकला, उस पानी को थोड़ा सा फिर से शुद्ध करके उसको बगीचे में डाल दिया जाए, तो पौधों की, फूल की सिंचाई हो जाए। तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या किया जा सकता है। और अंत में मैं आप लोगों को एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात बताना चाहूँगा। ये 2000 में शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इसके 8 बिंदु थे। पहला था भूख और गरीबी, दूसरा था सभी को प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसकी प्राप्ति हो, तीसरा लैंगिक समानता, चौथा शिशु मृत्यु दर में कमी, पांचवा मातृ स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी या सुधार, छठा था HIV, एड्स, मलेरिया जैसे बीमारियों का नियंत्रण, सातवां था पर्यावरण संरक्षण, और आठवां था विकास की विश्व स्तरीय भागीदारी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर हर देश ने काम शुरू किया। बहुत सारे देशों ने बहुत हद तक इसे प्राप्त भी किया गया, लेकिन 2016 में एक नया, चूँकि बहुत सारे देश इसको प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे, तो 2016 में एक नया एजेंडा फिर से यूनाइटेड नेशंस ने लाया। उसे कहते हैं 2030 एजेंडा, 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका आप ये बहुत ही विशाल चैप्टर है, इसमें बहुत सारी भावनात्मक बातें भी हैं। इसको आप समझें, लोगों को समझाएं। आपका दायित्व है अपनी जागरूकता बढ़ाना और समाज को इसके लिए जागरूक करना।